दोस्तों, आज प्रेमचंद की कहानी अग्नि समाधि सुनाने जा रही हूँ। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु प्रयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भंग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती उद्यमी युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में यह आनंद कहाँ। किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है। एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं। भक्तजन उन्हें घेरे हुए बैठे हैं और तिल तिल पर चरण के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धातुरी में यह स्वर्ग सुख कहाँ। चीलम भरना प्रयाग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी। प्रयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विवल हो उठता था। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिणी रात के 10-11 बजे जाने पर उसे बुलाने आती तो प्रयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता था। विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा भी नहीं जला है और वह चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मिरास थी। 2 रुपए और कुछ आने वेतन ही मिला करते थे। वर्दी और सफ़ा मुफ्त में। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहाँ अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। प्रयाग के रक्त घूंट पी पी कर ये काम करता था, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यो पूछते थे कि चौकीदार में यदि कोई काम था तो इतने ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए कुछ आने कम न थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रौब था। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह प्रयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले यह दंपत्ति गांव में मजूरी किया करते थे। रुक्मिणी लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। प्रयाग को भी कभी आरा चलाना तो कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी और निर्द्वंद आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता। उस पर नम्र इतना था कि किसी काम के लिए नहीं कभी ना करता। किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर दौड़ पड़ता, इसलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निरुद्धम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। दोनों जून की रोटी तो बात ही क्या, अब महतों को यह रिद्धि न प्राप्त थी जिसके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बांधती थी। तो प्रयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह कभी न था, परंतु अब यह समस्या दिन प्रतिदिन विस्तर होती जा रही थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मिणी भी अब किसी कारण से उसकी पतिपरायणता उतनी सेवाशील, उतनी तत्परता में न थी, न ही उतनी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास हो जाता था। अतएव प्रयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्ता हो जाए। एक दिन रुक्मिणी बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो प्रयाग ने कहा, ला कुछ पैसे दे दे मुझे तो मैं दम लगाऊं। रुक्मिणी के मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं कर लेते। क्या आजकल कोई बाबा नहीं, जाकर चिलम भरो। प्रयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे मुझे, नहीं तो इस तरह तंग करोगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, तब रोओगी। रुक्मिणी अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी बला से। तुम रहते ही हो तो कौन सा सोने का कौर खिला देते हो। अब भी छाती फाड़ती हूँ तब भी छाती ही फाड़ूंगी। तो अब यह फैसला है। हाँ हाँ, कह तो दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहने बनवाले के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगूं तो यो जवाब देती हो। रुक्मिणी तिनक कर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है। तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता। प्रयाग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए। तब रुक्मिणी ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला से जाती है। जब दूसरे दिन भी प्रयाग न आया तो रुक्मिणी को चिंता हुई। गांव भर छान आई,
चिड़िया किसी भी डाल पर न मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक उसकी आँख न लगी। शंका हो आई, पराग सचमुच तो मुझसे विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट करूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मिणी थाने चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ उसे दिखाई दिया। पर वह अकेला भी न था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसने छीट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीला चाल देखकर रुक्मिणी का कलेजा धक से हो आया। वह एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही, तब बढ़कर नए सौत को दोनों हाथों के बीच में लिया और इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली, जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिणी ने पयाग से पूछा, इसे कहाँ से लाए? पयाग ने हंसकर कहा, घर से भाग जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी और पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे तो तुम्हारा जी ही भर गया। पयाग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा, धुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूँ मैं। नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है? चल, मन जिससे मिल जाए वही नई है, मन जिससे ना मिले वह तो पुरानी है। ला, कुछ पैसे हो तो दे दे। 3 दिन से दम नहीं लगाया मैंने, पैर सीधे भी नहीं पड़ते। देखो 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला देना, फिर तो अपने आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिणी ने पूरा रुपया लाकर पराग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की कोई ज़रूरत न पड़ी। पयाग में चाहे और कोई गुण हो या न हो, वह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से मूलतः परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मिणी अपनी सारी चौकड़ियाँ भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियाँ तोड़कर, कभी चारा काटकर, कभी उपले पात कर बाजार ले जाती। वहाँ जो कुछ मिलता उसका आधा पयाग के हत्थे चढ़ा देती, आधे में तो घर का काम चलता। वह सौत को कोई काम ना करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या हुआ, अभी कल की बहुरिया ही तो है, 2-4 महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी, मैं तो काम करने को हूँ ही। गांव भर में रुक्मिणी के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाघ पयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता रहता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे मेरा भी जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो ना। हाँ। रुक्मिणी ने स्नेह से सिंचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिख पुतवाने लगी हुई हो? भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूँ ही। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सीलिया हो गया था। इस वक्त सीलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन वह लौंडियों की दशा अब उसके लिए असहाय हो गई थी। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई उसे पूछता नहीं। रुक्मिणी बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई बैठी है। अब सीलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन की तरह घमंड तोड़ देगी उसका। पयाग पैसों का यार है, यह बात उससे अब तक छिपी न थी। जब रुक्मिणी चारा लेकर बाजार चली तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सीलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गईं। किसी ने चावल दिए, किसी ने दाल, किसी ने और कुछ। नई बहू की खूब आवभगत कौन न करता। पहले ही दौर में सीलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहरी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई टोकरी थी। पयाग ने पहर रात से ही चक्की की आवाज़ सुनी तो रुक्मिणी से बोला, आज तो सीलिया अभी से पीसने लगी है। रुक्मिणी बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सीलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सीलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी उठाकर बोली, तुझसे किसने कहा यह सब पीसने को? किसका अनाज पीस रही है तू? सीलिया ने निशंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमड़ घुमड़ भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो, बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए, मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चाहे कहो न कहो, अपना धर्म भी तो है कुछ। तू अभी यहाँ आदमियों को नहीं जानती, आटा तो पिसवाते हैं।
सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूं है, मैं सवेरे से उसके सिर पर पटक आऊंगी। सिलिया ने रुक्मिणी के हाथों से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों नहीं देंगे, कुछ बेगार करती है, तू ना मानेगी, तुम्हारी लौंडी बनकर ना रहूंगी मैं। यह तकरार सुनकर पयाग भी आ पहुंचा और रुक्मिणी से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती उसे, अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी, हो गए 2 महीने इसे, तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है, चौका बर्तन झाड़ू बहारू रोटी पानी पीसना कूटना यह कौन करता है। पानी खींचते खींचते मेरे हाथ में गड्ढे पड़ गए, मुझसे अब सारा काम न होगा। पयाग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिणी कर लेगी। रुक्मिणी ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते तुम्हें लाज नहीं आती, 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा। सिलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा, क्या कोई ऐब करने जाती हूँ मैं। सिलिया की डिग्री हो गई, अब आधिपत्य रुक्मिणी के हाथ से निकल गया। सिलिया की अलमदारी हो गई, जवान औरत थी, गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब के सब दंग रह गए। गट्ठा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी बाजी मार ली उसने। यह गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ ले लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मिणी ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो मैं उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर मैं बाजार न जाने दूंगी, फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देखकर तो आंखें खुली रह गई। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसा स्वादिष्ट वस्तु मयस्सर न हुई। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले। 12 आने। सब खर्च कर डाले क्या, कुछ बचे हों तो मुझे दे दे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए उसे। पयाग जैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया मुझे। रुक्मिणी तो 2-4 पैसे में ही मुझे टाल देती है, मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है। पैसा खाने पीने के लिए है, गाड़ने के लिए नहीं। अब तू बाजार जाया कर, रुक्मिणी घर का काम करेगी। रुक्मिणी और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती थी। पहर रात से ही उसकी चक्की की आवाज़ें कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास छीलने चली जाती और जरा देर सुस्ताकर बाजार की राह लेती। वहाँ से लौटकर भी वह बेकार न बैठती, कभी सन काटती, कभी लकड़ियाँ तोड़ती। रुक्मिणी उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती रहती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती और गांव में बेचती। पयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करते रहती। पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गया। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा, नहाकर बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर वह तालाब में नहाने चली गई। रुक्मिणी ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसियों के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुआ। रुक्मिणी ने पूछा, उसने कहा, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियां देनी शुरू की, जिससे मेरी घास छुपाई है उसके देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं। रुक्मिणी कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही। आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्लाग उठी और सिलिया के 2-3 तमाचे लगा दिए। सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। वह सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती है, इतने सवेरे क्यों उठ जाती है, इतने पैसे क्यों लाती है। इन कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। सब उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतनी उधम मचा डाला। इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है। घास न हुई कि सोना हो गया। तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया तो क्या गांव भर का है, बाहर का कोई चोर तो आया नहीं होगा। तूने इतनी गालियां दी तो किसे दी, पड़ोसियों को ही तो दी। संयोग से उस दिन पराग थाने गया हुआ था। शाम को थका मांदा लौटा तो सिलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे दे तो दम लगाऊं।
थक कर चूर हो गया हूँ। सीलिया ने उसे देखकर हाय हाय करके रोती हुई बोली। पयाग ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, क्यों रोती हो? कहीं गर्मी तो नहीं हो गई? नैहर से कोई आदमी आया है तेरे? अब इस घर में मेरा रहना ना होगा, अपने घर जाऊंगी मैं। अरे मुँह से तो कुछ बोल, हुआ क्या? गांव में किसी ने गाली दी तुझे? किसने गाली दी है? घर फूंक दूं उसका, चालान करवा दूं? सीलिया ने रो रो कर सारी कथा सुनाई। पराग पर तो आज थाने में खूब मार पड़ी थी, वह खुद ही जलाया हुआ था। वह कथा सुनी तो उसकी देह में आग लग गई। रुक्मिणी पानी भर कर आई थी, वह अभी घड़ा भी न रखने पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते उसे बेदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हर एक गाली पर जलाकर उसे पीटता था। यहाँ तक कि रुक्मिणी के घुटने फूल गए, चूड़ियाँ टूट गई। सीलिया बीच बीच में कहती जाती थी, वाह रे तेरा दीदा, वाह रे तेरी जबान, ऐसी तो औरत ही नहीं देखी। औरत काहे का, डायन है डायन, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। किंतु रुक्मिणी उसकी बातों को मानो सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्ति पराग को कोसने में लगी हुई थी। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिणी के जवाब न था कि बस यही रट लगी हुई थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। पयाग रह रह कर क्रोध में तिलमिला उठता और आकर 2-4 लातें भी जमा देता, पर रुक्मिणी को शायद चोट ही न लग रही थी। वह जगह से न हिलती थी न कुछ। सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ करती जा रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध भी न था, केवल एक उन्मादमय प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मिणी उठकर एक ओर जा निकली, जैसे आंखों में आंसू की धार निकल जाती है। सीलिया भोजन बना रही थी, उसने उसे जाते देखा भी, पर कुछ नहीं पूछा। द्वार पर पयाग बैठा चीलम पी रहा था, उसने भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगती है तो 1.5-2 महीने तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती है। उसने किसानों से दोनों फसलों पर हल के पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ होता था। माघ में ही वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मरैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग, चिलम और तमाकू चरस लिए इसी मरैया में जाकर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी, 2-4 दिन में ही कटाई शुरू होने वाली थी। पयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मिणी की राह देखी, फिर यह समझ गया कि शायद किसी पड़ोसियों के घर सो रही होगी। उसने खा पी कर अपनी लाठी उठाई और सीलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुक्मिणी आए तो खोल देना और मान डुना उसे थोड़ा बहुत कुछ खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे न जाने कहाँ से इतना गुस्सा आ गया कि मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था। कहीं बूढ़ घास न मर गई हो तो कल आफत ही आ जाएगी। सीलिया बोली, न जाने वह आएगी कि नहीं, मैं अकेली कैसे रहूँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो घर में कौन रहेगा? सोना घर पाकर कोई थाली उठाकर ले जाएगा, डर किस बात का? फिर रुक्मिणी तो आती ही होगी। सीलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली। पयाग हार की ओर चला। चरस की तरंग में यह भजन गाता था, ठगनी क्या नैया झमकावे, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा, 5 तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा, रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर रिझावे, गले डाल तुलसी की माला, 3 लोक भरमावे ठगनी। सहसा सिवाने पर पहुँचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जला दी है। एक क्षण में ही ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहाँ? अरे यह कौन आग जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपना आग्नेय जिह्वा से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मरैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धधकने लगी। इस मरैया में आग लगना रुई के ढेर में आग लगना था। हवा चल रही थी मरैया के चारों ओर। एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर सी बिछी हुई थी। रात में भी उसका सुनहला रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी, सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वे भी। अब विलंब करने का समय न था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधे पर लोहाबंद लाठी रखकर बेतहाशा मरैया की तरफ दौड़ा। मेरों से जाने के चक्कर में था, इसलिए वह खेतों में से होकर भागा जा रहा था। प्रति क्षण ज्वाला प्रचंडतर होती जा रही थी और पयाग के पांव तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे न पा सकता था। अपनी तेजी पर
उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था कि पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं, उसकी आंखें मरैया पर लगी हुई थी। दाहिने बाएं कुछ और सूझता भी न था। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पड़ लगा दिए थे। न दम फूलता था, न पांव थकते थे। 3-4 फर्लांग उसने 2 मिनट में ही तय कर लिए और मरैया के पास जा पहुंचा। मरैया के आसपास कोई न था। किसने यह कर्म किया है, यह सोचने का मौका न था। उसने खोजने की तो बात ही कुछ और थी। पयाग का संदेह रुक्मिणी पर हुआ, पर यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भाली ठट्ठा मार रही थी, धक्कम धक्का करती थी, कभी दाहिने ओर लपकती है तो कभी बाईं ओर। बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंच चुकी है। अब पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती जा रही थी और असफल होकर दूसरी बार फिर दूने बेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे? लाठी से पीटकर बुझाने का समय न था। वह तो निरी मूर्ख थी। फिर क्यों? फसल जल गई तो फिर वह किसको मुंह दिखा सकेगा? आह, गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उससे ज्यादा नहीं उसने सोचा। गंवारों को सोचना ही क्या आता है। पयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मरैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मरैया को अपनी लाठी के ऊपर उठाया और उसे सिर पर लिए सबके चौड़ी मेर पर गांव की तरफ भाग पड़ा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान तक न था। एक बार एक मुठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा। सारा हाथ भुन गया, पर उसके पांव पल भर भी नहीं रुके थे। हाथों में जरा भी हिचक न हुई थी। हाथों का हिलना खेतों का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मरैया का वह केंद्र भाग, जहां लाठी की कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था, न जल जाए, क्योंकि छेद तक फैलते ही मरैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में वह मग्न कर देगी। पयाग यह जानता था और हवा की चाल से उड़ा हुआ वह चला जा रहा था। 4 फर्लांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पयाग के सर पर खेल रही है और गांव की फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे की ओर हो गया और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में जा रहा है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। 1 फर्लांग तो निकल गया। पयाग की हिम्मत न हारी। वह दूसरा फर्लांग भी पूरा होते देख रहा था। देख ना पयाग, 2 फर्लांग की और कसर है। पांव जरा भी सुस्त न हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंच गई और तुम्हारे जीवन का अंत हो गया। मरने के बाद भी तुम्हें लोग गालियां ही देंगे। तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश! लाठी का कुंदा निकल गया। मरैया नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा नहीं है। पयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। वह किनारे खेत पर आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड तक का और मामला है। विजय का द्वार सामने है। 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक। वह मरैया खिसकती हुई पयाग के सिर पर आ पहुंची। वह अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राणों का मोह ही नहीं है। वह जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है। वहां उसके पांव लड़खड़ाए। अब यह क्रूर अग्नि लीला उससे नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष से नीचे दौड़ती हुई पयाग के पास आ पहुंची। यह रुक्मिणी थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मरैया के नीचे पहुंचकर उसने दोनों हाथों पर उसे ले लिया। उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मिणी उसके अलाव के लिए 1 सेकंड में खेत के डांडे पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया और कपड़ों में भी पूरी तरह आग लग गई। उसे अब इतनी भी सुधि न थी कि मरैया के बाहर निकल आए। वह मरैया को लिए हुए गिर पड़ी। इसके बाद कुछ देर तक मरैया हिलती रही। रुक्मिणी हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिणी ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर बाद पयाग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैरों से आग को हटाया। नीचे रुक्मिणी की अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसे घर ले आए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर